मैंने चंद पैगाम जहन में रख लिए, तब मेरे दिमाग में एक और बात आई और मैं उछल पड़ा। ऐसा ना हो कि कौशल शिद्दत जज्बात में नवाब साहब से इसका तस्करा कर दे। ओह, अगर ऐसा हुआ तो हाँ, इसके लिए भी सोच लेना चाहिए कोई उम्दा सी तरकीब। मैं नवाब साहब को ये तो बता नहीं सकता कि कौशल जज्बात से भटक रही थी, मैंने इसे संभालने के लिए हरकत की थी। और क्या जरूरी है कि नवाब साहब इस बात पर यकीन भी कर लें? बड़ी बुरी बात हो जाएगी। नवाब फिरोजुद्दीन जैसे शख्स के दिल में मैं अपने बारे में एक भी बाल नहीं चाहता था, और अगर किस्मत में यही लिखा है तो फिर ये भी सही। अच्छा है नवाब साहब खुद ही मुझे इस पार्टी से हटा दे, तन्हा छोड़ दे मुझे। बहरहाल मैं अपनी जगह से उठा, बदन को बड़ी थकन का एहसास हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे बहुत कुछ लुट गया। ओह, फजूल की बातें, बकवास। कौन सा मुझे कौशल से इश्क करना था जो इसकी नाराजगी की परवाह करूं? वो जैसी थी ज्यादा से ज्यादा वैसी ही बन जाएगी। रोशनी और निगाहों से बसता हुआ मैं अपने ट्रेलर में दाखिल हो गया। ख्याल था कि कौसर ना मौजूद हो, लेकिन शुक्र है वो ना थी। मैं एक कोने में बिस्तर पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। इस वक्त नींद ही बहुत सी उलझनों का हल था और मुझे नींद आ गई। फिर दूसरे दिन सुबह ही आँख खुली थी। इतनी गहरी, इतनी पुरसुकून नींद आई थी कि हैरान रह गया। तबीयत बशाश थी। चारों तरफ निगाह दौड़ाई। नवाब साहब सो रहे थे, लेकिन कौसर नहीं थी। शायद अरल सुबह जाग गई थी, लेकिन वो कहाँ गई? एक लम्हे के लिए दिल चाहा कि इसे तलाश करूं, लेकिन फिर अपनी खोपड़ी पर चपत लगाई। इससे दूर होना है तो ऐसी हमाकत से गुरेज करना होगा। बहरहाल तबीयत पर जुलानी थी। कौसर बेचारी का दिल टूटा होगा, लेकिन बहरहाल इंसान बन जाएगी। बाहर निकल आया। सबसे पहले सियाह फाम टोबू से मुलाकात हुई। इसने मुझे देखकर सलाम किया था। हेलो टोबू, मैंने इससे मुसाफा करते हुए कहा। हेलो सर, ठीक हो? बिल्कुल ठीक, टोबू ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों ना आज शिकार खेला जाए? शिकार का ताज़ा गोश्त पकाएंगे। जो हुक्म जनाब। तुम्हारा निशाना कैसा है टोबू? ठीक है जनाब, बस फिर आज शिकार करेंगे, मैंने कहा। टोबू ने गर्दन हिला दी। तमाम ज़रूरियात से फारिग होकर नाश्ता किया और कौसर नाश्ते पर ही नजर आई और मैं इसकी इनफरादियत का कायल हो गया। कोई और लड़की होती तो बुझी बुझी होती, चेहरे पर कर्ब होता, आंखों में उदासी होती, लेकिन वह हशाश बशाश थी, बल्कि पहले से मुख्तलिफ नजर आ रही थी। मैंने सुकून का सांस लिया। ये अच्छी बात थी। कौसर ने इस हादसे का कोई बड़ा असर कबूल नहीं किया था। अलबत्ता एक दो बार इसने मुझे गहरी निगाहों से देखा था। गालबन अंदाजा लगा रही थी कि कहीं मैंने इस बार भी तो इसे खुद से मुतनफर करने की कोशिश नहीं की, लेकिन इस ड्रामे की नोयत बड़ी संगीन थी, इसलिए शायद वो इसे सिर्फ ड्रामा समझने पर तैयार नहीं थी। बहरहाल इसने एक और एहसान मेरे ऊपर किया था, वो ये कि इसने नवाब साहब से रात के वाक़े का कोई तस्करा नहीं किया था। नवाब साहब के रवैये में कोई तब्दीली नहीं थी। मैंने भी किसी खास एहसास का इजहार नहीं किया था और हालात मामूल के मुताबिक रहे, लेकिन मैं इन्हें मामूल के मुताबिक रहने देता तब ना। मैंने जो प्रोग्राम बनाया था इस पर इसी वक्त अमल करना जरूरी था। प्रोफेसर हेगले की नक्शरी लड़की बाबरा फूना एक वजनी बास्केट उठा के आ रही थी। बास्केट काफी वजनी थी और इसके लिए खासी मुश्किल हो रही थी। मैं तेजी से इसकी तरफ लपका। ओह मिस फूना, ये काम हम लोगों के लिए रहने दें। मैंने जल्दी से इसके हाथ से बास्केट ले ली और इसने बड़ी नखुआ से शुक्रिया अदा किया। मैंने बास्केट इसकी बताई हुई जगह पर रख दी। कौसर करीब जवार में मौजूद नहीं थी। मैंने मौका मिलते ही नवाब साहब से कहा, क्या ख्याल है नवाब साहब, क्यों ना आज दोपहर खाने में शिकार किए हुए जानवर हों? कमाल है, अब क्या मेरे पेट में भी घुसने की कोशिश कर रहे हो? नवाब साहब आंखें निकाल कर बोले। जी, मैं नहीं समझा। सिर्फ एक लम्हा कवल मैंने कर्नल डिक्सन की तलाश में निगाहें दौड़ाई थी, इस ख्याल के तहत कि इससे कहूँ कि इस सफ़र में नौसत क्यों तारी है। नौसत तो नहीं, अच्छे खासे प्रोग्राम रहते हैं। ठीक है, लेकिन सड़ी बसी खुराक तो किसी बुरे वक्त के लिए भी रखी जा सकती है, यानी शिकार, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, नवाब साहब ने कहा। ठीक है, आप कर्नल से मशवरा कर लें और तुम 10-20 हिरन ले आओगे, अगर हुक्म देंगे तो। हरगिज़ नहीं मियाँ, मैं तुम्हें नज़र लगवाना नहीं चाहता, और फिर हमारे प्रोग्राम के तहत भी तुम खुलकर मंजिल आम पर नहीं आओगे। हाँ, 2-1 हिरन मार लेने में कोई हर्ज नहीं है, नवाब साहब ने कहा। मैंने सियाह फाम टोबो से बात की थी, आज मैं उसके साथ रहूँगा। हाँ हाँ, क्या हाल है? नवाब साहब फराग दिली से बोले और मैंने गहरी सांस ली। कौसर पर एक और बुरा नक्श छोड़ने की ये एक और कोशिश थी, लेकिन लुत्फ तो इस वक्त आया जब बाबरा फोरना भी इसी गाड़ी में आ गई। ये इत्तेफाक ही था। मैं टोबो के बराबर बैठा हुआ था और इस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि कौन कौन हमारे साथ होगा। फूना ने तो गौर भी नहीं किया था, लेकिन दूर कौसर की निगाहों से खारिज होती हुई चिंगारियों की चमक यहाँ तक पहुँच रही थी। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। तो वो मेरे साथ होने की वजह से खुश था। सियाह चेहरों लेकिन पुरनूर दिल वालों ने मुझे बहुत उनसियत दी थी। मैं उससे कमाल मेहरबानी से पेश आया और बातें करता रहा। शिकार की क्या रही मास्टर? करेंगे, जरूर करेंगे, मैंने जवाब दिया। आपके बदन से शिकार की बू आती है मास्टर, टोबो ने कहा। अच्छा, शिकारी के बदन से कोई मखसूस बू आती है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, हमारी नाक बहुत तेज होती है। क्या मैंने गलत कहा?
हाँ मैं शिकार खेलता रहा हूँ, मैंने जवाब दिया और टोबो हंसने लगा। फिर तकरीबन 1 घंटे के सफर के बाद इसने कहा, मेरा ख्याल है शिकार शुरू कर देना चाहिए मास्टर। टोबो ने कहा और मैंने इससे इत्तेफाक किया। टोबो को दरहकीकत शिकार का तजुर्बा था, फिर भी मैंने इससे पूछ लिया, क्यों टोबो, ये वक्त खुराक की तलाश का है। हर जानवर शिकार की तलाश में निकलता है और हर शिकारी अपना शिकार पा लेता है। जूं जूं सूरज तेज होता जाएगा, शिकम शेर जानवर आराम करने के लिए मुनासिब जगह तलाश कर लेंगे। ठीक ख्याल है। हमारे अकब में प्रोफेसर हैकले हमारी बातें सुन रहा था। जब हम खामोश हुए तो उसने कहा, अगर ये बात है तो फिर दूसरे लोगों को इत्तला दो, शिकार शुरू कर दिया जाए। किस तरह प्रोफेसर, मैंने पूछा। ओह देखो, शायद यहाँ और भी तजुर्बाकार शिकारी मौजूद है। गाड़ियाँ रुक रही हैं, जगह भी मुनासिब है, टोबो ने कहा। सारी गाड़ियाँ एक जगह रुक गई। इन्होंने एक कैंप सा बना लिया था। टोबो ने भी अपनी गाड़ी उनके बराबर रोक दी। तमाम लोग नीचे उतर रहे थे। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।